हो सकता है आई के जीन हटा दिए या फिर हेयर के जीन हटा दिए, सो वो चीज फिर मुझे उसमें दिखेगी नहीं. एंड अगेन, you know, when these genes are aligned together, that is actually helping in the, you know, proper machine work of the enzymes. वो पूरा का पूरा कोड रीड करते हैं without any break, so that leads to the development of the organism also. मैम मैम जैसे रेडिएशन से तो चेंज हो सकता है ना? But वेरिएशन है, हाँ वेरिएशन से सी नेचुरली अगर कोई चीज हो रही है तो हो सकता है कि चेंज हो जाए, बट ऐसे नहीं होगा कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम हट गया, राइट? दैट विल बी अ वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट. मैम क्योंकि जो रेडिएशन होती है मैम उससे कई बार म्यूटेशन हो जाती है. देखो वही बात है कि म्यूटेशन में पूरा जीन नहीं चेंज होता है, ऐसे उसमें सिर्फ एक या दो बेस पेयर्स चेंज होते हैं, जो पढ़े थे ना डीएनए में, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, वो सब जो है वो पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसे पूरा का पूरा जीन हटता नहीं है, ना ही वो पूरा का पूरा जीन चेंज होता है. सम कंपोनेंट ऑफ इट इज चेंज, जिसकी वजह से जो जीन है दैट विल ईदर मैल फंक्शन और इट विल हैव अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन नाउ. तो मैम अगर वो चेंज हो गया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन पे? दैट डिपेंड्स. पहली बात तो वो डिपेंड करता है कि जीन कौन सा है, ठीक है. फिर डिपेंड करता है कि जो चेंज हुआ है इफ इट इज लीथल और नॉट. लीथल का मतलब होता है डेडली. ओके, सो इफ देयर इज अ लीथल चेंज द ऑर्गेनिज्म विल डाई. ओके, इफ इट इज नॉट अ लीथल चेंज, अगर न्यूट्रल चेंज है तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना. न्यूट्रल चेंज में कोई इफेक्ट हमें नहीं दिखता. उसके अलावा इफ देयर इज अ पॉजिटिव चेंज तो हो सकता है कि वी सी सम फॉर्म ऑफ अ चेंज, जैसे कोई पर्टिकुलर पिगमेंट है हमारी बॉडी में जो अलग बनने लग गया, दैट विल बी नाउ विजिबल ऑन द स्किन. या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है या फिर कोई नया एंजाइम है, तो वो सब चीजें जो है वो धीरे धीरे फिर सिम्टम शो होने शुरू होते हैं बॉडी में. मैम ओके, हर्षदीप वाज आल्सो सेइंग समथिंग. हम जैसे कि हम लाइक बचपन में किसी रेडिएशन के सामने, जैसे कि हल्क में हुआ था फर्स्ट वाले उसके पार्ट में, तो हमने किसी रेडिएशन से एक्सपोज किया किसी को, तो फिर उसमें कोई चेंजेस आएंगे? लाइक देखो अभी वो रेडिएशन बॉर्न हो चुका है. के अंदर अगर आप किसी एडल्ट को भी भेज दोगे तो भी चेंजेस आएंगे, राइट? नाउ दैट डिपेंड्स कि वो पर्सन रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा. सो फॉर एग्जांपल इफ अ 50-year-old मैन इज वर्किंग, यू नो, इन एन एक्सरे लैब, वहां पे कांस्टेंट रेडिएशन होते हैं, राइट? तो ये जो लोग होते हैं ना, दीज आर more susceptible to radiations and more susceptible to mutations also. अब अगर ये 50-year-old man है तो obviously बात है कि इसकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी होगी, इसके बच्चे भी होंगे. So if this man is not reproducing further, तो ये mutation इसी के साथ ही रह जाएंगे, इसकी डेथ हो जाएगी, mutation पास ऑन नहीं हुए. In case there is this 30-year-old man and now he is reproducing, तो वो mutation pass on हो रही है, right? Now that will lead to a variation in the family line first, फिर धीरे धीरे इन द पॉपुलेशन ऑल्सो, इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑल्सो, बट फिर वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, है ना. ये चीज है. अब अगर कोई छोटा बेबी बॉर्न हुआ है, अगर मैं छोटे बेबी की बात करूँ, ही हैज बीन बॉर्न और शी हैज बीन बॉर्न, और मैं उसे रेडिएशन को एक्सपोज कर रही हूँ, तो हाँ देयर आर चांसेस कि म्यूटेशन हो जाए, बट हाँ एक बार की रेडिएशन से नहीं होता. मतलब इफ इट्स नॉट दैट सिवियर ऑफ अ रेडिएशन, ठीक है. सिवियर रेडिएशन में हो सकता है कि बच्चा जिंदा भी ना रहे, ओके, बिकॉज द बॉडी इज वेरी यू नो सेंसिटिव एंड वेरी टेंडर. तो ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा रेडिएशन में वो बच्चा सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट? सो देयर आर स्कोप्स ऑफ रेडिएशन म्यूटेशन ओवर देयर, और फिर अगर वो बच गया और म्यूटेशन हो गया तो फिर आगे पास ऑन होगा, अगर वो बच्चा रिप्रोड्यूस कर सकता है तो. क्योंकि कई बार क्या होता है, म्यूटेशन हुआ और हो सकता है कि वो इनफर्टाइल हो गया, अब ना तो वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है और ना ही वो म्यूटेशन को पास ऑन कर पा रहा है, right? So here this mutation has a negative effect. ओके मैम. हम हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब के बाद भी तो म्यूटेशन हुई थी काफी. हाँ, तो वहां पे देखो क्या हुआ कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स में नॉर्मली म्यूटेशंस होते हैं, एंड सी द पीपल हु वर यू नो इन दैट एज गैप, जो तब छोटे बच्चे थे, और इस म्यूटेशन की वजह से अगर इनका जो फर्टिलिटी क्वेश्चन है वो कम नहीं हुआ, दे आर स्टिल फर्टाइल एंड दे रिप्रोड्यूस, तो फिर वो म्यूटेशंस पास ऑन हो गए क्योंकि दैट वाज देयर इन द जीनोम. और इसीलिए वहां पे आज भी कुछ फैमिलीज या आज भी कुछ लीनिएजेस ऐसे हैं जिनमें अभी भी वो प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली बनी हुई है. So those people still have, you know, some skin ailments, they still have some mental problems, some disorders of that sort. मैम लाइक Okay. चेरनोबिल.
हाँ जी पार्थ। Ma'am, like in Chernobyl, ma'am, around that area, ma'am, the cancer rates, ma'am, they shot up very fast in the next few years. I'm not really sure about it. मेरे को ज़्यादा इसके बारे में knowledge है नहीं. Shore is asking, can ghost be proven if can ghost be there if proven scientifically? अब देखो वही बात है ना, if you prove it scientifically तब तो हो ही सकता है, scientifically prove करा दो. बाकी I don't know. I'm not sure. Right? So these are the theories, or you can say the three conclusions of Darwin's research. ठीक है, after Darwin's research उन्होंने बोला कि जो ये voyage करके आए थे Galapagos Islands पे, कि natural selection है a decisive factor for the evolution, survival of the fittest है and branching descent. मैम एक्चुअली एक जगह पे एक ऐसा विलेज है, आई थिंक सो इंडिया में ही है, तो मैम वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे लाइक जब भी कोई बेबी होता है तो ट्विन्स ही होते हैं। हाँ वो विलेज है ट्विन्स वाला, यस यस यस। पता नहीं, मे बी क्या हो सकता है? जीन पूल ओवर देयर, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा जीन पूल बना हुआ हो उस विलेज में। जीन पूल का मतलब होता है अ पॉपुलेशन इन विच सिमिलर टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर मैं एक बात करूँ कि ये पॉपुलेशन है बीटल्स की, ठीक है, यहाँ सारे रेड बीटल्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ जीन पूल, रेड कलर के बीटल्स का जीन पूल है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि शुरुआत में उस पॉपुलेशन के जो लोग थे आपस में ही मीटिंग करते थे, बाहर से जैसे होता है ना कि दूसरी जगह से शादी करके आ गया कोई इंसान या कुछ, हो सकता है शुरू में वो गांव में आपस में ही शादी कर देते होंगे विलेजेस में, तो वहां पे एक प्रॉपर जीन पूल क्रिएट हो गया, राइट। एंड अब ये ट्विन्स वाला जो है ये जीन्स में आ चुका है, सो मे बी दैट इज व्हाई, राइट। बट मैम ऐसा कुछ कहा था कि लाइक बाहर से भी कोई फैमिली आती है तो वहाँ पे उनके भी ट्विन्स ही होते हैं, मतलब ऐसा कुछ केस स्टडी वगैरह उन्होंने की थी। मे बी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर मैं वैसे देखूं, अगर हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे लॉजिकल रीजन तो यही है कि वहाँ पे एक जीन पूल है, कि वहाँ के जीन्स ही ऐसे हैं। अब बाहर से आके ऐसा कुछ हो रहा है तो मे बी देयर इज अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द वाटर और सॉइल ऑफ दैट एरिया, जिसकी वजह से जो जाइगोट है वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है और ट्विन्स बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना व्हेन अ मदर। मैम एक मिनट का मंजूर, और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो फॉर्म में आता है, और इम्बेड होने से पहले अगर वो डिवाइड हो गया, दो अलग अलग ब्लास्टुला बन गए, तो वो दोनों अलग अलग ही फिर वो होंगे, डेवलप होंगे और दोनों ट्विन्स बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसे मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स। तो हो सकता है कि वहाँ पे वहाँ के खाने पीने में कुछ ऐसी चीज हो या कुछ हो कि वो जो ब्लास्टुला है वो डिवाइड हो जाता है, ये चीज हो सकती है अगर बाहर Yes, वाला ma'am. का भी किसी का ट्विन। मैम बोलो बोलो तमंजो। मैम इसके टाइटल लिखना है। यार मैं बताऊं तमंजोत, मैं जब कुछ बता रही होती हूँ ना, या बीच में लिखने की बातें मत किया करो, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो, बाकी मैं बता ही देती हूँ लिखने को, राइट। मैम तो ये टाइटल क्या है? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन बच्चे एक बार रीड तो करता मंजोत। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस, ये डेफिनेशन है उसकी, राइट। So it's the process through which populations of living organisms adapt and change. Individuals in a population are naturally variable, meaning that they are all different in some ways. This variation means that some individuals have traits better suited to the environment than others, right? तो यहाँ पे एक एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन का देखो कि जो क्रोज थे वो ग्रीन वाली बीटल्स को ही खा रहे, तो नेचर सिलेक्ट कर रही है रेड बीटल्स को, यहाँ पे है ना, नेचर ने रेड बीटल्स को सिलेक्ट किया, ग्रीन वालों को क्रोज खा गए। ठीक है, देन डार्विन्स की जो फिंचेस हैं, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओनली। नेचर ने उन बीटल्स, उन फिंचेस को सिलेक्ट किया जो अपने आप को अडेप्ट कर पाए related to the food habit and the feeding adaptabilities and the environment also, right? ना कोई भी है, जैसे अगर मैं जाऊँ कोई भी लैब में और कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाऊँ तो ऐसे कर सकते हैं कि उसके पीछे आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हो और ये सब। मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैम लाइक अगर मेरे को कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, इसके लिए मैं सीधे लैब में जाके वो एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ कि अच्छा मुझे देखो, बताना पड़ेगा?
कि मैं क्या बताना पड़ेगा क्योंकि जब हम भी कॉलेज में थे ना तो यार अब आ रही होगी आवाज तेज, है ना? यस मैम। चलो रुको, आई विल स्विच माय प्लेस। मेरे फोन को चार्जिंग पे लगा दो। ओके, इज इट बेटर नाउ? यस मैम, अब नहीं आ रही। हाँ ओके। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ देखो जैसे हम स्कूल कॉलेज वगैरह में भी थे ना, स्कूल में तो खैर इतना ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते थे, वो हमारी वीक में 1-2 घंटे की लैब होती थी, उसी में जाते थे। कॉलेज में है कि इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट और यू वांट टू हैव सम रिसर्च, तो वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द लैब स्टाफ एंड फ्रॉम द टीचर ऑल्सो, क्योंकि लैब्स में कॉलेजेस में आपको सारी चीजें लैब स्टाफ ही करके देता है। मतलब आपको कुछ भी केमिकल चाहिए या कुछ चाहिए तो वही आपको प्रोवाइड करेंगे, और उनके नखरे अलग होते हैं, तो आपको परमिशन चाहिए होती है उसके लिए, राइट? यस मैम, वो भी आलस के मारे वो ये देते नहीं है चीजें। आलस यार, यू वोंट बिलीव, मेरे कॉलेज में जो लैब स्टाफ वाले लोग थे ना, अब उनमें से 4-5 तो ऐसे ही थे जिन्होंने खुद के पीजी खोले हुए थे उसी एरिया में, इन द साउथ दिल्ली रीजन। अब साउथ दिल्ली में तुम्हें पता है कैसा, कितना पॉश एरिया है और क्या, और उनके पीजी थे तो पीजी में वो क्या होता है 15,000 लेते हैं पर मंथ फ्रॉम वन स्टूडेंट। तो वो खुद ही इतने पैसे वाले थे, उनको पता नहीं क्यों ही लगे हुए थे एज अ लैब स्टाफ, तो उनके नखरे ही अलग होते थे। उनसे जाओ कि सर ये सामान चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करोगे पढ़ के? मैं कहती मेरे पापा का पीजी नहीं है, आप दो मुझे सामान। तो ऐसे ही रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो पर्टिकुलरली डीयू वगैरह में ऐसे ही होता है। मैम आप कौन से कॉलेज में थे? मैं मिरांडा हाउस में थी। कौन सा? मिरांडा हाउस। मैम आप दिल्ली से ही पढ़े हो? हाँ मैं दिल्ली से ही पढ़ी हूँ, मैं दिल्ली की हूँ तो मैं दिल्ली से ही पढ़ी हूँ। चलो नहीं मैम, कुछ पढ़ते हैं अपनी होम टाउन से या फिर? हाँ, मतलब सी व्हाट द थिंग इज कि एक बार व्हेन ऊपर यू दिखा आर दो। पुटिंग अप इन दिल्ली, तो आपके पेरेंट्स सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि देखो बाहर से बच्चे डीयू में पढ़ने आते हैं तो तुम क्यों बाहर जाओगे, ये चीज होती है। सो इवन I was inclined to moving out and living in a hostel or studying somewhere else, but वही है ना कि आप पेरेंट्स से कब तक ही आर्ग्यू कर लोगे, you cannot win with them। आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि हॉस्टल जाओ, छुट्टी अभी मिलेगी? नहीं, अभी तक नहीं बोलते यार, क्या बताऊं मैं, अभी तक नहीं। Okay, so the next one is survival of the fittest। ठीक है, survival of the fittest is just you can say an extension of the natural selection। ठीक है, उसी पोस्टुलेट की या उसी प्रोपोजिशन की एक एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों की बात वही है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर सिलेक्ट करती है। अब नेचर किसे सिलेक्ट करती है? द वन विच कैन इजीली अडेप्ट एंड द वन विच कैन सर्वाइव। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी तो यही बात है कि द वन which is able to adapt quickly, the one which is more fit can survive in the environment and then it can reproduce, वो variations pass on करेगा और फिर वही वेरिएशंस की वजह से आगे उसकी स्पीशीज जो है वो इवॉल्व कर पाएगी। तो दोनों चीजें सेम ही है, राइट? थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इट मेजरली टॉक्स अबाउट कि जो फिट ऑर्गेनिज्म है, इट इज नॉट जस्ट फिट क्योंकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस मोमेंट में स्ट्रांग है और अपने आप को बचा पाता है। वो फिट तभी कहलाएगा जब वो अपनी उस स्ट्रेंथ को आगे पास ऑन भी कर पा रहा है, वो रिप्रोड्यूस करके उस वेरिएशन को इनहेरिट करवा पा रहा है अपने ऑफस्प्रिंग्स में। तो एक एग्जांपल देखो, अ फास्टर चीता माइट बी मोर फिट देन अ स्लोअर चीता। ठीक है, व्हाई? इट कैन कैमोफ्लेज बेटर, ग्रासेस वगैरह में अच्छे से छुप सकता है। देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स जैसे प्रिडेशन के टाइम पे जो उनके कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं एंड सर्टेन अदर ट्रेड्स टू एड इन सर्वाइवल, राइट? तो ये एग्जांपल आप नोट कर लो। तो मैम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कहना चाहता है जो फिट होगा लाइक उसी की ट्रेड्स या फिर उसके एलीज अच्छे हैं। हाँ, या फिर वो ये कहता है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को किसी भी मुसीबत से बचा सके और वो अपनी ये एबिलिटी अपने ऑफस्प्रिंग्स को पास कर सकता है, वही फिट है। ठीक है, और वही फिर सर्वाइव भी कर पाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज दैट दिस statement is actually defining a fit organism,
ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बताती है कि अगर डार्विन किसी ऑर्गेनिज्म को फिट मानते थे तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या थे। तो फैक्टर्स ये थे कि वो अपने आप को बचा पाता है और वो अपने ये बचाने वाली जो स्ट्रेंथ है या जो ये कैरेक्टर है उसे पास ऑन भी कर पाता है अपने ऑफस्प्रिंग्स में। हम अगर एक वेजिटेरियन एनिमल को हम लोगों ने नॉन वेज खिला दिया तो फिर उसके सारे ऑफस्प्रिंग भी फिर नॉन वेजिटेरियन ही आएंगे स्टार्टिंग से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो आप खिला रहे हो ना। अगर वो ऑर्गेनिज्म अंडर अ सर्टेन ड्रास्टिक कंडीशन नॉनवेज खाने लगता है और फिर मतलब वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को भी यही चीज सिखा रहा है, देखो उसमें क्या होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अ कैटल इज अ वेजिटेरियन ऑर्गेनिज्म और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह का है, पढ़ा होगा ना आपने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एबोमैसम, ओमैसम, रूमन वगैरह, हम ये राइट। सुना है कि सारे जो वेजिटेरियन होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बहुत अलग लंबी होता है। होती है। हाँ बहुत लंबी होती है, राइट। तो उसमें ये पार्ट्स होते हैं, एबोमैसम, ओमैसम वगैरह होते हैं। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्योंकि जो उनकी डाइट है उसमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा है। ग्रास वगैरह खाते हैं ना, उसमें सेल्यूलोज बहुत है और सेल्यूलोज ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। इनफैक्ट आप में तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगा भी नहीं। तो हम जो डेफिकेट करते हैं उस डेफिकेटेड मैटर में या जो फीकल मैटर होता है उसमें सेल्यूलोज ही होता है, रफेज जिसे बोलते हैं हम, राइट। Now these organisms are able to digest this क्योंकि इनके पेट में, इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट। अब अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि अर्थ पे से ग्रास खत्म हो गई तो कैटल्स क्या होगा, या तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका खाना खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा कैटल है या कोई ऐसी काउ है जो जिंदा रहना चाहती है, हो सकता है कि वो स्टार्ट कर दे फीड करना नॉन वेजिटेरियन डाइट पे। फिर क्या होगा कि हो सकता है वो मर भी जाए क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जिंदा बच गई तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे उसके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सब यही डाइट खाएंगे, राइट। और इनका जो सिस्टम है अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो उस हिसाब से फिर मॉडिफाई हो जाएगा। तब जब इनका ऑर्गेनिज्म या इनका जो इंटरनल ऑर्गन ही चेंज हो गया, हम बोलेंगे कि हाँ अब ये स्पीशीज जो है ये बदल गई है, नाउ दिस इज एवोल्यूशन। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म कभी जमाने में वेजिटेरियन डाइट खाता था। हाँ बोलो तमनजोत। जिस बंदे को भी कोरोना हुआ उसके लंग्स में प्रॉब्लम हुई है, फिर उसके बच्चों को भी आगे जाकर हो सकती है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनके जीन्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट। पर सो अगर मदर को हो गया तो हो सकता है ना। हाँ, अगर देखो इफ अ प्रेग्नेंट मदर हैज बीन इन्फेक्टेड और अगर उसके, पर देखो उसमें भी आज सच ऐसा नहीं है कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो डीएनए मदर से जाना था बेबी के अंदर वो जा चुका है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट द मदर इज एडिंग विद एट द प्रेगनेंसी टाइम्स इज कि मदर बस अच्छी डाइट लेती है सो दैट द बेबी कैन डेवलप फर्दर। ओके, सो मदर की डाइट से, एनर्जी से बेबी का डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है। जो जेनेटिक मटेरियल बेबी के अंदर जाना था वो पहले ही चला जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे ही जब कोई बच्चा पैदा होता है और फिर काफी केसेस होते हैं, फिर उनकी मॉम वहाँ पर मर जाती है, डॉक्टर के हाथ से निकल जाती है, गलती हो जाती है उनसे कोई। फिर जब बच्चा ब्रीस्ट से दूध पीता है, फिर कहाँ से पीता है? अब वो दिल्ली में हुआ भी तो था कि बाकी सारी मदर्स ने फिर दूध प्रोवाइड किया था। हाँ तो देखो क्या होता है कि इन सच अ केस, अब तो सी नाउअडेज द थिंग इज कि लोग काफी ज्यादा अब इस चीज को लेके ओपन हो गए हैं, राइट। थिंग्स हैव स्टार्टेड बीइंग डिस्कस्ड अबाउट इट। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट डोनर्स हु कैन प्रोवाइड ब्रेस्ट मिल्क टू दीज न्यू बॉर्न बेबीज। तो थोड़े दिनों के लिए इनको दिया जाता है ब्रेस्ट मिल्क। अदरवाइज पाउडर मिल्क्स जो होते हैं वो चीज तो है ही, because it has all the nutrients and it has quite a lot of important components in it जो बेबी को डाइजेस्ट भी हो जाता है और बेबी के लिए अच्छे भी हैं, राइट। बट मैम कहा जाता है कि लाइक 6 मंथ्स तक बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। क्योंकि it contains important antibodies which are being transported from the mother to the baby. ओके, IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो कोलोस्ट्रम के साथ में बेबी में आती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज हैं दीज फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसिव इम्यून सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, पैसिव इम्यून सिस्टम मतलब कि पहले से ही कुछ पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए बेबी के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है। तो कभी अगर वो पैथोजन बेबी के पास आएगा तो बेबी ऑलरेडी हैज दैट इम्यूनिटी टू फाइट विद इट, राइट। जो मिल्क होता है ना, ब्रेस्ट मिल्क, उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, राइट।
colostrum, colostrum. ठीक है, ओके तो ये स्टेटमेंट पढ़ी सबने, दैट अकॉर्डिंग टू डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मींस बेटर डिजाइन्ड फॉर एन इमीडिएट लोकल एनवायरनमेंट, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। उसका मतलब ये नहीं था कि वो सबसे ज्यादा फिट हो, व्हाट ही मेंट वाज कि इट इज इतना फिट हो कि बस अपने आप को उस वक्त बचा पाए और आगे इस चीज को पास ऑन कर पाए। फिर हम आते हैं ब्रांचिंग डिसेंट पे, तो ये देखो दीज आर डार्विन्स फिंचेस, देख रहे हो अलग अलग बीक टाइप्स देखो, ठीक है। सो दीज बीक टाइप्स हैव बीन इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग हैबिट्स ऑफ दीज फिंचेस, राइट। So it's the process of development of a new species from a common descendant. Okay, चाहो तो साइड में ऐसे डायग्राम भी बना लेना ब्रांचिंग डिसेंट का। वैसे आज क्लास कब तक है? कॉमन एंसेस्टर्स और ये सब डिसेंडेंट्स हैं। हम जो दूसरा लॉ था डार्विन का वो कौन सा? ऐसे कोई लॉ नहीं दिए थे डार्विन ने, देयर वर जस्ट टू फैक्टर्स दैट डार्विन हैड प्रपोज्ड आर इंपॉर्टेंट और आर द डिसाइसिव फैक्टर्स फॉर एवोल्यूशन। तो बेसिकली दो ही हैं, एक है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो एक एक्सटेंशन है नेचुरल सिलेक्शन की, राइट। न्यू स्पीशीज डेवलप became geographically adapted to a new environment, यानी कि वो अपने आप geographically ही उसको अडेप्ट कर लेंगे, यानी उनके फीचर्स पहले से आ जाते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में रह पाए। Many new species evolved, diverged and adapted to occupy new habitats. Example, Darwin's finches. मैम वैसे आज क्लास कब तक है? Ma'am, class was till 6, I think. आप आर बोलो बोलो, you guys were saying something, क्या वो थक गए? Ma'am, I was saying that the class was till 6, ma'am, because some other students were asking. हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी ना। एक्चुअली आई वाज सपोज टू टेक योर क्लास फ्रॉम 3:45 to 5, बट मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई और ये चल नहीं रहा था तब, दैट इज व्हाई सर टुक योर क्लास देन। Okay, ma'am. मैम ये मैम, कब दिखा तक रहा है? है कि वन नोट में दिखा रहा है कि आपके ना अकाउंट का स्पेस भर गया है। यार ये पता नहीं क्या क्या ही दिखाता रहता, मैं तो दुखी हो गई इससे। ओके तमनजोत मैम, चैप्टर इज ओवर और एनीथिंग इज लेफ्ट? हाँ हाँ चैप्टर अभी बचा है, डोंट वरी। अभी कब तक है चैप्टर क्लास आज? व्हाट, सॉरी व्हाट आर यू सेइंग? क्लास कब तक है? क्लास खत्म होने वाली है, 6:30 तक है। फिर चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। हाँ चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म होएगा, कोशिश करके खत्म कर देंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या बचा है, राइट। ये हमारी हम एक डार्विन, बार हाँ क्या लिख रहे थे? एक मिनट Yes. लिख लो। इसके बाद हमारे बच गए एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स है उसमें बता रही हूँ मैं। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स बच गए, ठीक है। स्पेसिएशन बच गया, उसके बाद हमारा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बच गया, और फिर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बाद हमारा बच गया दी दिस सिंथेटिक एवोल्यूशन, या फिर जिसे हम एवोल्यूशन ऑफ मैन भी बोलते हैं, यानी कि कैसे एक लेम्यूर से होमोसेपियन बना, राइट। तो वो चीज है, बस दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी 1.5 आवर्स की हो अगर, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा आराम से, राइट। चलो तो फिर अब बंद करें। ठीक है मैम। मेक सेंस बस डायग्राम बना। अच्छा मैंने डायग्राम लिखा था। डायग्राम नहीं वो जो मैं लिख साइड में दूं? ब्रांच, अच्छा ब्रांच बनाना, ठीक है मैम ये लिखो लिखो। डेसिडेंट्स लिखे हैं क्या? डिसेंडेंट्स, होगा। डिसेंडेंट्स। मैं लिख रहा हूँ, 2 मिनट भेज दे दो। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. ओके बाय बाय एवरीवन। मैं मन में करूँ ना प्लीज। Good evening, ma'am.
Done, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.